तो कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के जो जीएस का प्रैक्टिस सेट था उसमें आज आपका क्रम होगा 17। तो आइए प्रैक्टिस सेट 17 के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना युवाओं को उनके योग्यता अनुसार कौशल प्रदान करने के लिए जुलाई 2015 में इसकी शुरुआत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि छऊ नृत्य परंपराओं, मंदिरों, अनुष्ठानों आदि का मिश्रण है। यह भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है। तो जो छऊ नृत्य है वह आपका किया जाता है किस क्षेत्र में, तो पूर्वी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता। तो जो आपका हीलियम है ये हैलोजन समूह के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सभी आपके हैलोजन तत्व हैलोजन समूह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह कि प्रसिद्ध नेलापट पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। नेलापट पक्षी अभयारण्य जो आपका है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से है। दिए गए ऑप्शन में किसका संबंध अलीगढ़ आंदोलन से था। तो आप लोगों को पता होगा कि सर सैयद अहमद खां का संबंध अलीगढ़ आंदोलन से था। बात क्लियर। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुजरात में शुरू की गई अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही नहीं है। ठीक है, कौन सा तथ्य सही नहीं है। देखिए कह रहा है कि 8 जुलाई 2023 को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय संचार राज्य मंत्री वसुदेव सिंह चौहान ने खेड़ा जिले के नाडिया में इस योजना को लॉन्च किया था। सही बात है, यह खेड़ा जिले के नाडिया से ही इसकी शुरुआत 8 जुलाई 2023 को होती है। अगला कह रहा है कि यह योजना डाक विभाग, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और श्रम रोजगार मंत्रालय के सहयोग से ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए शुरू की गई थी। सही बात है, ये भी ई श्रमिक पोर्टल पर जितने लोग पंजीकृत थे उनके लिए यह योजना चलाई गई थी। आगे कह रहा है कि इस योजना अंतर्गत किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। ये भी बात क्या है आपका सत्य है। तो फिर जब 3 बात सत्य हो गया तो अगला बात क्या होगा, असत्य होगा। क्या कर रहा है कि योजना के अंतर्गत श्रमिकों की मृत्यु की स्थिति में उनके बच्चों को 2 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। 2 लाख रुपए नहीं, 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न कर रहा है कि 2011 की भारतीय जनगणना को भारत की आज़ादी के बाद जनगणना अभियान कहा जाता है। कौन सा जनगणना अभियान कहा जाता है आज़ादी के बाद। तो यह 7वां जनगणना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ा भूपरिवेष्टित और पूरी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह पूरे तरीके से भूपरिवेष्टित और संरक्षित है। तो वह आपका है विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम पूरी सबसे गहरा भूपरिवेष्टित और पूरी तरीके से क्या है, संरक्षित बंदरगाह है। अगला प्रश्न नंबर 9 कह कि 1 मार्च 2023 तक
निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का हिस्सा नहीं है? तो वह आपका आसियान का जो हिस्सा नहीं है वह है आपका कौन? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। अब इसमें ध्यान रखेंगे आप लोग कि आसियान में कितने देश है। तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आसियान में कितने देश हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, ये 10 देश क्या हैं? आपके आसियान के सदस्य देश हैं। मैं फिर से एक बार नाम को दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। ठीक है, चलिए, और आपका यहां से क्वेश्चन रहेगा कि आसियान का पूरा नाम क्या होता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही साथ जो आसियान का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, ये दोनों बात आप हमें बताएंगे। चलिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 का रहा है कि महानदी का उद्गम की उच्च भूमि से होता है। कहने का मतलब है कि महानदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है। देखिए, तो जो महानदी का उद्गम होता है वह होता है कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि तुकारोई का युद्ध जिसमें अकबर ने बंगाल और बिहार की सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था? तो ध्यान देंगे, जो तुकारोई का युद्ध था वह लड़ा गया था आपका कितना में? तो 1575 में, और वो तारीख थी 3 मार्च 1575। याद रखेंगे, 3 मार्च 1575। बार बार मुझे 1900 याद आ रहा है। ठीक है, इसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है, 1975। ठीक है, चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, इस युद्ध का एक और नाम है तुकारोई का युद्ध, या फिर इसको कहा जाता है बझौरा की लड़ाई। इनकी बझौरा का युद्ध या फिर बझौरा की लड़ाई। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में महाप्रसाद कब्रें बनाने की प्रथा लगभग शुरू हुई थी, कितना साल पहले शुरू हुआ था? ठीक, तो वह हुआ था आपका 3000 साल पहले। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस धार्मिक समूह के लोग नवरोज उत्सव मनाते हैं? तो इसका तो उत्तर सबको पता होगा कि पारसी धर्म के लोग क्या करते हैं? नवरोज उत्सव को मनाते हैं। क्यों? चलिए, और इसका नवरोज में नौ का अर्थ क्या होता है? ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि नवरोज में नौ का अर्थ क्या होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, तो नवरोज का फारसी भाषा में जो अर्थ होता है, फारसी भाषा में जो अर्थ होता है वह होता है नौ। नौ का अर्थ होता है नया ना, नौ मतलब क्या होता है? नया। ठीक है, नया होता है। और रोज का अर्थ क्या होता है? और रोज का अर्थ होता है दिन। ठीक है, रोज का अर्थ, नौ का अर्थ फारसी भाषा में नया, और रोज का फारसी भाषा में अर्थ क्या होता है? दिन होता है। इसलिए नवरोज का जो शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आएगा? तो आप कहेंगे कि नया दिन, यही क्या होगा? इसका अर्थ निकल के आएगा। बात क्लियर? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। करा कि निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? ठीक है, ध्यान दीजिए, जो आपका एन रमणी हैं, ये किसके वादक हैं? तो एन रमणी आपके वादक हैं बांसुरी की। ठीक है, विलायत खां नाम प्रसिद्ध है। विलायत खां आपके प्रसिद्ध हैं किससे? सितार वादक से। सितार वादक से। ठीक है, चलिए, जरीन शर्मा, जरीन शर्मा
किसके वादक हैं? तो जरीन शर्मा आपके वादक हैं सरोद की, ठीक है, सरोद के। नीलाद्री कुमार ये आपके वादक हैं किसके? सितार के, ठीक है। क्या पूछा था? सरोद, तो सरोद के कौन है? जरीन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस उपन्यास के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हैं अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराएं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नोट जारी करने वाला एकमात्र पदाधिकारी है? तो सबको पता है नोट जारी करने का अधिकार किसको दिया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। आगे का राय कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से ली गई है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कौन सी? ब्रिटेन से लिया गया, ठीक। तो मैं बता दूं कि ब्रिटेन से कौन सा लिया गया है। देखिए जो आपका डीपीएसपी है ये आपको पता है कि आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया है। जो आपका मौलिक कर्तव्य है वो लिया गया है रूस से, और जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है यह लिया गया है आपका कहाँ से? ब्रिटेन से, ठीक। और आप हमें बताएंगे कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ठीक है। आप हमें बताएंगे समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। हमसे पूछा था ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ए के तहत राज्य के राज्यपाल को प्रत्येक कितने वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है? तो आपको पता होगा कि प्रत्येक 5 वर्षों के बाद राज्यपाल को प्रत्येक 5 वर्षों के बाद एक वित्त आयोग का गठन करना होता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए कह रहा है कि दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है उत्तराखंड के गढ़वाल में। तो ध्यान देंगे उत्तर प्रदेश के गढ़वाल क्षेत्र में जो सबसे ऊंचा पर्वत है, पहले सबसे ऊंचा जानिए, सबसे जो ऊंचा पर्वत है वो आपका नंदा देवी है। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो आपका नंदा देवी है। लेकिन दूसरा पूछा है तो नंदा देवी के बाद जो दूसरा ऑप्शन पे आता है वो आपका होता है कामेट। कौन सा? कामेट। तो दूसरा पूछा था तो फिर कामेट आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप हमें बताएंगे कि नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। और मैं कामेट की ऊंचाई में बता देता हूं, कामेट की ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर के आसपास क्या है कामेट की ऊंचाई है। आप नंदा देवी की ऊंचाई हमें बताएंगे, ठीक है। अगला देखिए, कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है आपको कितना? 16 नवंबर। हाँ 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला करा है कि डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 वर्क रूप में कितनी सीट्स प्रदान की जाती हैं? तो आपको मात्र 3 ही सीट प्रदान की जाती है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3, ठीक है। 3 सीट प्रदान की जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला करा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में TCP या IP का पूर्ण रूप क्या होता है? ठीक है, देखिए ध्यान से। तो इसका जो
पूरा नाम होता है टीसीपी का, वो क्या होता है? टी का मतलब होता है आपका ट्रांसमिशन, तो ट्रांसमिशन आपका सम्य है, ट्रांसमिशन आपका सम्य है, एक गलत हो जाएगा। सी का मतलब आपका होता है कंट्रोल, कंट्रोल किसमें किसमें है? कंट्रोल तो तीनों में है, ठीक है। और पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में सम्य है, ठीक है। एंड आई का मतलब होता है इंटरनेट, किसमें किसमें है? इसमें भी, देखिए इसमें है, केवल सी में है इंटरनेट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, आज जब हम करवा रहे थे आपका यूपी जीके, तो यूपी जीके में भी ये प्रश्न आया था, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपका यूपी जीके में भी ये प्रश्न आया था। तो कहाँ पे है? यह अयोध्या में है, जिसका हाँ अयोध्या में है, जिसका पुराना नाम था क्या? फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद। बात क्लियर? चलिए, और ये भी बात याद रखेंगे कि यह वर्तमान में भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है, ठीक है। और इसे ही पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। बहू बेगम का मकबरा को क्या कहा जाता है? पूर्व का ताजमहल, पूर्व का ताजमहल। बातें क्लियर हैं? तो अगला प्रश्न, ठीक है। चलिए देखिए, अगला करा कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा बेरोजगार के अवसरों को सृजन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहला आंकड़ा स्थापित करेगा। यानी कि तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने वाले रोजगार के अवसर के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पे स्थापित करेगा? तो वो क्या करेगा? इंडस्ट्रियल एरिया ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अब कूट वाले कुछ प्रश्न आ गए हैं, सूची मिलान करना है, तो मिलान कीजिए, देखते हैं। करा कि सोनभद्र, तो सोनभद्र में क्या मिलता है? चूने का पत्थर, ठीक है। चलिए आगे करा इलाहाबाद, इलाहाबाद में क्या मिलता है आपको? इलाहाबाद में मिलता है, इलाहाबाद को भी रोक देते हैं, ठीक है, इलाहाबाद को रोक देते हैं। पहले ललितपुर और मिर्जापुर को मिला लेते हैं। ललितपुर में आपको सबसे अधिक तांबा मिलता है, ठीक है। मिर्जापुर, मिर्जापुर में क्या मिलता है आपका? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, हाँ ठीक है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो बच गया कौन? इलाहाबाद। तो शीशे वाली बालू यानी कि ग्लास सैंड। अब मिलाइए, कौन सा सही होगा? देखिए, चार के बाद से इलाहाबाद 3, 4 3, उसके बाद से ललितपुर कौन? तांबा 2 और लह गया 1, यानी कि 4 3 2 1। कहाँ पे है? 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी पे है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? तो यह गुरु पूर्णिमा आपको समर्पित है व्यास ऋषि को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब एक बात और पूछ सकता है आपसे कि गुरु पूर्णिमा कब मनाया जाता है? तो ये भी बात याद रखेंगे कि जो गुरु पूर्णिमा आपका है, यह मनाया जाता है आषाढ़ महीने के जो पूर्णिमा होता है, आषाढ़ महीने के पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और ये वेद व्यास को समर्पित है, ये बात आप याद रखेंगे। वही वेद व्यास जिसने क्या किया था? 18 पुराण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता का रचना किया था, ठीक है, वही वेद व्यास, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसलें मुख्यतः उगाई जाती है? तो किस क्षेत्र में उगाई जाती हैं सोयाबीन की फसलें? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है वो हो रहा है झांसी में। कहाँ पे? झांसी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं? अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हैं तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि ऑपरेशन शेष जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, ठीक है, धो हो गया है, लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना था? यानी कि ऑपरेशन शेष किस अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था? तो वो लाया गया था इमारती लकड़ी के लिए। ठीक है, इमारती लकड़ियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और खास कर ये लाया गया था ना, उसके लिए क्या कहते हैं, जो चंदन की लकड़ी होती है, लाल चंदन, ठीक है, जो लाल चंदन की लकड़ी होती है विशेषकर उसके लिए लाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 30 कह रहा है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का विषय था। तो पहले आप मुझे यही बता दीजिए कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया गया? तो देखिए मनाया गया था आपका 30 अक्टूबर से कब तक? 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक। ठीक है, जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। ठीक है, और इसका जो विषय था वो था कि भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ को देखा गया था? तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कहने का मतलब यही था कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वह आपका हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? तो वह आपका कौन सा है? गूगल अर्थ। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और यह विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल का ही एक क्या है? सेवा प्रदान करने वाला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है आपसे? कह कि एम्पियर की एसआई मात्रक क्या है? ये तो बहुत इजी सा प्रश्न हो गया है, सबको पता होना चाहिए कि एम्पियर का जो एसआई मात्रक है, एम्पियर का जो एसआई मात्रक है, माफी चाहते हैं इसके लिए, आपका जो पूरा ऑप्शन है गलत सेट हो गया है। ठीक है, एम्पियर की एसआई जो मात्रक है वो होता है विद्युत, नहीं, क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया। ठीक है, एम्पियर की एसआई इकाई है, यानी कि कहना चाहता है कि एम्पियर, प्रश्न ऐसे होना चाहिए कि एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? ठीक है, तो आपको पता है कि एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का। ठीक है, विद्युत धारा का। एक क्वेश्चन आपका बाय द मिस्टेक हो गया है, गलत टाइप हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? ठीक है,
मस्कट क्या यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है? क्या दुबई यूएई में है? क्या अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में है? क्या शारजाह यूएई में है? तो आपको पता होगा कि जो मस्कट है वो ओमान की राजधानी है, न कि संयुक्त अरब अमीरात में है। तो मस्कट कहाँ पे है? ओमान की राजधानी है, यह संयुक्त अरब अमीरात में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? देखिए, तो बहरीन की जो राजधानी है वो क्या है? मनामा। ठीक है, वो क्या है? मनामा। चलिए, आप हमें बताएंगे कि अंकारा किसकी राजधानी है? अंकारा, तो जो अंकारा है वो आपकी टर्की की क्या है? राजधानी है। ठीक है, पहले तुर्की था, अब टर्की हो गया। ठीक है, इसका नाम बस तुर्की किया गया। ठीक है, एक बार सर्च कर लेंगे आप लोग, इसका नाम बदल के टर्की का शायद तुर्की किया गया है। ठीक है, एक बार देख लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, सुनिए, दोहा। दोहा किसकी राजधानी है? तो ये भी आप सबको पता होना चाहिए कि जो दोहा है वो कतर की राजधानी है। ठीक है, चलिए, जो बेरूत है वह किसकी राजधानी है? तो जो आपका बेरूत है वो लेबनान की राजधानी है। ठीक है, लेबनान की क्या है? राजधानी है। अगला प्रश्न कर रहा है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी परत के साथ आवरण करना होता है? ये भी तो प्रश्न काफी इजी प्रश्न है। ठीक है, किसके साथ? तो जस्ता की पतली आवरण करना होता है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि C60 एक अणु है जिसमें परमाणु के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन होते हैं। जो आपका 12 पंचभुज और 60 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, इसमें इसे बकमिस्टर फ्लोरीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, कह कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA का मुख्यालय कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ पे मुख्यालय है? चेन्नई में इसका क्या है? मुख्यालय। ठीक है, आप हमें एक प्रश्न बताइए कि राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब का है? राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम कब का है? तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। तो चलिए, आज के जो भी प्रश्न थे 38 प्रश्न थे और 38 प्रश्न को हमने अच्छे तरीके से कवर किया है। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होती है कल सुबह की क्लास में यूपी पुलिस के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।